आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हाल ही में एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ओडिशा का एक व्यक्ति अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। सुनने में किसी डरावनी फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन असल में ये कोई महज सनसनीखेज कहानी नहीं है। ये कागजी कार्रवाई, गरीबी और हमारी बैंकिंग व्यवस्था के बीच एक बहुत गहरी खाई की जीती जागती मिसाल है। एक ऐसा सिस्टम जो शायद हाशिए पर खड़े लोगों की जमीनी हकीकत को समझ ही नहीं पा रहा है। तो चलिए इस पूरी घटना की तह तक जाते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले वो वायरल खबर जिसने सबको चौंकाया, फिर उस आम नागरिक की जमीनी सच्चाई, इसके बाद बैंक के जरूरी नियम, फिर देखेंगे कि मीडिया के दावों में कितनी सच्चाई है, और अंत में जानेंगे कि इस सिस्टम की खाई को कैसे पाटा जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, वायरल खबर का झटका, जो असल में एक बहुत बड़ी समस्या का महज एक छोटा सा हिस्सा है। हाल ही में उड़ीसा के क्यूंझर जिले में जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला था। उड़ीसा ग्रामीण बैंक की माली पॉसी शाखा में 50 साल के जीतू मुंडा पहुंचे। मकसद था अपनी दिवंगत बहन के खाते से पैसे निकालना, लेकिन मौत के सबूत के तौर पर वो अपनी बहन का कंकाल ही बैंक ले आए। जरा सोचिए, ये दृश्य कितना विचलित करने वाला रहा होगा। कैमरे में जो कैद हुआ और जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला, वो सिर्फ एक तस्वीर है, लेकिन इसके पीछे हमारी आधुनिक व्यवस्था की एक बड़ी नाकामी छिपी है। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, पता है? ये सारी जद्दोजहद, ये पूरा संघर्ष महज 19,402 रुपए के लिए था। अब शहरों में रहने वालों के लिए ये शायद बहुत बड़ी रकम ना हो, एक स्मार्टफोन भी शायद इससे महंगा आता है, लेकिन एक ग्रामीण आदिवासी परिवार के लिए जिसने अभी अभी अपना एक सदस्य खोया हो, उनके लिए ये रकम बहुत बड़ी और सच कहें तो जीवन रक्षक होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आम सी बैंक निकासी का मामला इंसान के अवशेषों को कब्र से खोद कर निकालने तक कैसे पहुंच गया। जाहिर है ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। इसके पीछे चरम हताशा है, संवाद की कमी है और एक ऐसा सिस्टम है जो शायद उन लोगों के हिसाब से बना ही नहीं है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, नागरिक की सच्चाई, यानी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए बनी इस व्यवस्था से जूझना। इस पूरी घटनाक्रम को जरा ध्यान से समझते हैं। 26 जनवरी 2026 को कालरा मुंडा का निधन हो गया। मामले में पेच ये था कि खाते के जो मूल नॉमिनी थे उनकी भी पहली मौत हो चुकी थी, यानी अब जीतो मुंडा ही इकलौते दावेदार बचे थे। मार्च के महीने में उन्होंने बैंक के कई चक्कर लगाए। अब जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। एक अशिक्षित इंसान के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। महीनों तक जब कुछ हल नहीं निकला तो 27 अप्रैल को हताशा के चरम पर पहुंचकर उन्होंने अपनी बहन के अवशेषों को कब्र से निकाल लिया। जीतू मुंडा के खुद के शब्द इस त्रासदी को पूरी तरह बयां करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने कई बार बैंक के चक्कर लगाए, उन्होंने मेरी नहीं सुनी और उसे बैंक लाने की जिद की, इसलिए हताश होकर मैंने कब्र खोदी। ये कोई जानबूझकर किया गया अपराध नहीं था, ये बेबसी की इंतहा थी। जब सिस्टम किसी अनपढ़ व्यक्ति से कानूनी कागजात मांगता है और वो समझ नहीं पाता, तो उसे लगता है कि कोई उसकी सुनी नहीं रहा है। बैंक ने कहा होगा प्रमाण लाओ, और उन्होंने इसे बिल्कुल शाब्दिक तौर पर ले लिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बैंक का अनिवार्य प्रोटोकॉल और जमाकर्ताओं की सुरक्षा करने का उनका कर्तव्य। अब इसे बैंक के नजरिए से भी देखते हैं। बैंक काम कैसे करते हैं? वे कानूनी रूप से एक तय प्रक्रिया मानने के लिए मजबूर होते हैं। पहला कदम होता है एक आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र लाना। दूसरा कदम कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र देना, खासकर तब जब मूल नॉमिनी जिंदा ना हो। और तीसरा कदम इन सब कागजात के बाद ही किसी तीसरे व्यक्ति को पैसे निकालने का अधिकार मिलता है। देखिए, ये नियम कोई परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं, बल्कि फ्रॉड रोकने और लोगों का पैसा सुरक्षित रखने के लिए बने हैं। बैंक अधिकारी बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और असल दिक्कत यहीं से शुरू होती है। एक तरफ है बैंक का आधिकारिक अनुरोध कि दस्तावेज लाओ, और दूसरी तरफ है एक अशिक्षित नागरिक की समझ। बैंक ने कहा साबित करो कि वो मर चुकी है, तो जीतू मुंडा को लगा कि उन्हें सचमुच शरीर को वहां लेकर जाना होगा। ये कोई आम गलतफहमी नहीं थी, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की भाषा का सीधा टकराव था। इसी टकराव को हम कम्युनिकेशन गैप या संचार की खाई कहते हैं। इस मामले में बिल्कुल साफ है कि बैंक अधिकारी उस ग्रामीण को ये बात ठीक से समझा ही नहीं पाए कि उन्हें असल में क्या चाहिए और वो कागजात कहाँ से बनेंगे।
जब कठोर सरकारी या संस्थागत नियम किसी ऐसे इंसान से टकराते हैं जो वो भाषा नहीं जानता, तो सही जानकारी बीच में ही कहीं खो जाती है। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, मीडिया के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर। सोशल मीडिया पर रातों रात जो बातें फैलीं, उन्होंने आग में घी का काम किया। लोगों ने तुरंत ये मान लिया कि बैंक वालों ने जानबूझकर शव मंगवाया था। ऐसे दावे किए गए कि बैंक गरीब आदमी को तंग कर रहा है और जानबूझकर उसके पैसे मार रहा है। इन भ्रामक बातों ने एक दुखद गलतफहमी को किसी गहरी साजिश में बदल दिया और जाहिर है लोगों का गुस्सा भड़कना ही था। लेकिन सच्चाई क्या थी? इस मामले पर इंडियन ओवरसीज बैंक, जो उस ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर है, उनका आधिकारिक बयान सब कुछ साफ कर देता है। उन्होंने साफ कहा कि बैंक ने ऐसी कोई मांग कभी की ही नहीं थी। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो व्यक्ति जब अवशेष लेकर पहुंचा तो वो नशे की हालत में था, जिससे माहौल और भी बिगड़ गया। तो लब्बो-लुआब ये है कि ये मामला बैंक की क्रूरता का नहीं, बल्कि जागरूकता की कमी का था। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, इस प्रणालीगत खाई को कैसे पाटा जाए और क्या समाधान निकले। पटना के पुलिस इंस्पेक्टर किरण प्रसाद साहू का एक बयान इस पूरी स्थिति को सटीक तरीके से समझाता है। उन्होंने कहा, बैंक अधिकारी उसे प्रक्रिया समझाने में विफल रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि जीतू मुंडा एक अशिक्षित व्यक्ति हैं जो कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते। पुलिस की इस जांच ने ये साबित कर दिया कि असली समाधान किसी को सजा देने में नहीं है, बल्कि सिस्टम को आसान बनाने में है। यहाँ कोई विलेन नहीं था, बस एक ऐसा सिस्टम था जो आम आदमी से बात नहीं कर पा रहा था। अब देखते हैं कि जब स्थानीय प्रशासन और बैंक सच में मिलकर काम करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है। इस पेचीदा वेरिफिकेशन की समस्या को सुलझाने के लिए स्थानीय ब्लॉक विकास अधिकारी यानी BDO आगे आए। उन्होंने तुरंत जरूरी प्रमाण पत्र जारी किए और इसका परिणाम ये हुआ कि जो फंड महीनों से अटका था उसे प्राथमिकता दी गई और 28 अप्रैल को तीनों कानूनी उत्तराधिकारियों को पैसे सौंप दिए गए। ये इस बात का सबूत है कि स्थानीय प्रशासन कागजी नियमों और आम नागरिकों के बीच एक बेहतरीन पुल का काम कर सकता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। जब जटिल कागजी कार्रवाई का सीधा सामना अत्यधिक गरीबी और अशिक्षा से होता है, तो क्या हमारी आधुनिक संस्थाओं को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ आसान और स्थानीय तरीके नहीं अपनाने चाहिए? इससे पहले कि कोई और इंसान सिस्टम से हार कर ऐसा कोई अकल्पनीय कदम उठाए, हमें इस खाई को पाटना ही होगा। ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है।